तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल ड्राव क्रेजी जीके में। तो दोस्तों, बिहार बोर्ड 10th का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो इसीलिए साइंस का क्वेश्चन का मैराथन लेके आए हैं जो इससे बाहर नहीं आने वाला है। पूरा PYQ निचोड़ है, तो आप बढ़िया से अच्छा से देख लेंगे सभी क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी, कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। आगे देखते हैं। दर्पण की फोकस दूरी ए फॉर वक्रता त्रिज्या r में संबंध क्या होता है? ए बराबर r/2 होता है। ए बराबर r/2 होता है, इसे भी याद रखेंगे। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। मीटर में नहीं मारना है दोस्तों, 25 cm ही मारना है, 25 सेंटीमीटर ही मारना है, ध्यान रखेंगे। वहां आप लोगों को 80 ऑब्जेक्टिव में आप लोग को 40 बनाना है दोस्तों, 40 करके आना है, तो ध्यान रखेंगे इसे भी, और 40 करके आएंगे दोस्त। श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा लाल रंग, सी जो है सबसे ऊपर होता है, कम झुकता है, और बैगनी जो है सबसे ज्यादा झुकता है, इसे भी याद रखेंगे। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आंख का रेटिना वास्तविक और उल्टा बनाता है, लेकिन हमारा आंख जो है सीधा दिखता है। अब वास्तविक उल्टा मारेंगे, वास्तविक उल्टा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए ठीक करने के लिए उपयोगी होता है? निकट के लिए अवतल लेंस, निकट के लिए अवतल लेंस, दूर के लिए उत्तर। निकट के लिए याद रखेंगे दोस्तों अवतल, और दूर के लिए उत्तल। दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तर। दूर दू में उत्तल उ आ रहा है, तो उसमें उत्तल हो जाएगा। नी का में आ रहा है, तो इसमें अवतल हो जाएगा निकट, ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। दाएं हाथ के अंगूठे के अनुसार नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था, इसे भी याद रखेंगे। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। और ओम किसका होता है? ओम प्रतिघात का होता है, प्रतिघात का ओम। विद्युत धारा के एम्पियर, विद्युत धारा के एम्पियर, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और जो हो जाता है आवेश का कूलम हो जाएगा, आवेश का कूलम हो जाएगा, इसे भी आप लोग याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन में है जो है वह जुड़ता है। श्रेणी क्रम संयोजन में जो मान बढ़ता है, मान बढ़ेगा पर समानांतर क्रम में बढ़ता नहीं, घटता है, क्योंकि उसमें बाटा में होता है, इसमें डायरेक्ट जुड़ते जाता है। चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति होती है। वास्तविक और चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो काल्पनिक होती है। चलिए आगे देखते हैं। एक किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। सॉरी दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है।
कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? लाल, नीला और हरा, तीनों जो है प्राथमिक वर्ण है। 18 नंबर क्वेश्चन, कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? आइरिस जो होता है नेत्र का रंगीन भाग होता है। 1 HP बराबर कितना होता है? 1 HP बराबर 746 वाट। विशालक शीशा मैग्नीफाइस ग्लास होता है। विशालक शीशा मैग्नीफाइस ग्लास अवतल लेंस होता है, जब याद रखेंगे। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित होते रहता है। एम्पीयर घंटा किसका मात्रक है? एम्पीयर घंटा जो है आवेश का मात्रक। आवेश का एक मात्रक कूलम, एक कूलम और एक एम्पीयर घंटा। एम्पीयर घंटा और एक कूलम होता है, इसे भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकंड जो है वाट के बराबर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो? विद्युत धारा के एम्पियर हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, विभवांतर के वोल्ट हो जाएगा, प्रतिघात ओम हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम होगा, शक्ति का वाट हो जाएगा। चलिए इसे भी याद रखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होता है, CO2। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया है। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, तब उसमें से उष्मा निकलता है, उसमें क्षेपी हो जाएगा। उसमें शोषण करेगा तो उसमें शोषी हो जाएगा। उसमें क्षेपी 2 नंबर में भी आता है। वैसे अभिक्रिया जिसमें से उष्मा निकलता हो उसमें क्षेपी, जो उष्मा लेता हो उसमें शोषी। चलिए याद रखेंगे। कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल का रासायनिक CaOCl2 हो जाए, CaOH के हॉल ट्वाइस हो जाएगा चूना जल का रासायनिक सूत्र। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOH के हॉल ट्वाइस। चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH के हॉल ट्वाइस हो जाएगा। कौन सा विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका 5 pH मान क्षार होगा। क्षार जानते होंगे 7 से ज्यादा क्षार हो जाएगा, तो 10 और 11 दोनों हो जाएगा। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध होते हैं? एल्काइन आइन रहेगा तो उसमें 3 बंध हो जाएगा। एल्कीन रहेगा उसमें 1 बंध हो जाएगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का C6H12O6। C6H12O6 होता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र। उच्च वसीय अम्लीय अम्लों को सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों को सोडियम लवण जो है साबुन कहलाता है। -COH अपक्रिया मूलक, इसका मूलक को क्या कहते हैं? इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। निम्नलिखित तत्वों को उनके धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। पहले लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन दोस्तों एक उपधातु है। निम्न में से कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है? तो कार्बन हो जाएगा विद्युत धनात्मक तत्व। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तराखंड में टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। सभी इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन है दोस्तों, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार एग्जाम में जाने से पहले 2x स्पीड पर भी देख लें, 2x पर भी देखकर पूरा याद कर लें। क्वेश्चन इसी में से आने वाला है दोस्तों, क्योंकि बिहार बोर्ड का सिलेबस में ही क्वेश्चन देगा। अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपवार्जक से सेल्फ एक्सेल भी बनाया जाता है, शैम्पू भी, इजी सर भी, फिर सभी हो जाएगा, 40 का डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाला ईंधन में नहीं होता है? सीएनजी का नहीं होता है, सीएनजी का गाड़ी में होता है। बाकी एलपीजी होता है, बायोगैस कोयला से बनाया जाता है। चलिए अगेन, 2Cu प्लस O2 बराबर 2CO है। यह क्या है? ये जो दो तत्व जो मिलकर एक नई अभिक्रिया बना रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। ऑक्सीजन का अपघटन, ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो जो बी वाला समीकरण है वो संतुलित नहीं है। इसे आप लोग देख लेंगे, टाइम काफी कम है दोस्तों, इसलिए। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन का 7 हो जाएगा, क्षार के हो जाएगा 7 से ज्यादा, क्षार 7 से प्लस हो जाएगा, और अम्ल के हो जाएगा 7 से, अम्ल 7 से कम हो जाएगा। चलिए इसे याद रखेंगे। कौन सा दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल CH3COOH है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का। बॉक्साइट भी है, बॉक्साइट भी है, क्रायोलाइट भी है, लाइट के। इसे लोहा का याद रखेंगे, हेमेटाइट है, हेमेटाइट अयस्क है। चलिए आगे देखते हैं, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? पोटेशियम यानी कि के है 19, इसका परमाणु संख्या 19 है। और चलिए आगे देखते हैं, फॉर्मिक अम्ल का यूपीएससी नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल का यूपीएससी नाम मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल फॉर्मिक अम्ल को। इथाइल अल्कोहल का अन्य सूत्र क्या हो जाएगा? इथाइल C2H5OH, C2H5OH का सूत्र बनाने के लिए बोलेगा दोस्तों, इथाइल अल्कोहल सूत्र बनाए तो C सिंगल बॉन्ड COH इधर दे देंगे, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन दे देंगे। ये हो जाएगा C2H6OH। चलिए ऐसे करके आप लोग बना देना है। एल्काइन कौन है? एल्काइन जो है C2H2 है, C के साथ डबल बॉन्ड है और दोनों में एक जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। चलिए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। ग्लूकोज के याद रखेंगे C6H12O6। यह है ग्लूकोज, चीनी, दोनों याद रखेंगे, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच बंध की संख्या कितनी होती है? एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध होते हैं, 3 बंध होते हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग की जाने वाला बीज है? श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने बीज अंकुरित बीज। मानववृक्क यानी कि किडनी प्रणाली का एक हिस्सा है उत्सर्जन का, उत्सर्जन करता है किडनी, मूत्र का उत्सर्जन होता है। पौधे में जाइलम किसके परिवहन के लिए? जाइलम जो है जड़ से पेड़ पौधा के पत्तियों तक पानी को पहुंचाता है, जल को, जल पहुंचाने में जाइलम। फ्लोएम जो है भोजन पहुंचाता है, फ्लोएम भोजन। तो दोस्तों इसे याद रखेंगे, काफी कम समय में हम लोग काफी अच्छी रिवीजन कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप लोग करते रहेंगे।
श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आगे देखते हैं फलों को पकाने के लिए निम्न में से किसे नियंत्रित किया जाता है? फलों को पकाने के लिए इथिलीन। न्यूरॉन वह हिस्सा है जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन जो है वह हिस्सा है जहाँ डेंड्राइट्स की जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन का एक फिगर बनाने के लिए बोल देता है तो न्यूरॉन का फिगर ऐसे बना लेंगे दोस्तों, काफ़ी आसान है। ऐसे कर कर बना लेंगे न्यूरॉन का सूत्र फिगर दोस्तों। ऐसे ऐसे न्यूरॉन का यहाँ केंद्रक हो जाएगा, ऐसे ये सब डेंड्राइट्स हो जाएगा, ये पूंछ हो जाएगा। ऐसे बना लेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। 2 नंबर या 5 नंबर का भी पूछा जाता है तो आप लोग बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आपातकाल हार्मोन है? तो एंड्रेलिन है जो आपातकाल हार्मोन है। निम्नलिखित में कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, दिल की धड़कन, चबाना। तो चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक जो अपने से होता है, जो बिना किए हुए होता है। चबाता हम लोग चबाते हैं तब तो चबाना होता है। तो जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं, ऐच्छिक है। मानव गर्भ की अवधि कितनी होती है? मानव गर्भ की अवधि 270 दिन होता है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? तो गंगा एक्शन प्लान 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो बी और सी। टीबी और निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। मानव, मनुष्य एवं अन्य मांसाहारी जीव निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण जो है हाइपरटेंशन हो जाता है। जिसका हाइपरटेंशन रहेगा उसको ब्रेन हेमरेज का कारण होता है। इनमें से कौन सा परजीवी पादप का उदाहरण है? तो कसकुट्टा जो है परजीवी पादप है। कसकुट्टा, इसे याद रखेंगे, कसकुट्टा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? तो ये जो अलिंदों के द्वारा जो है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? हाइड्रा में मुकुलन है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन है। जनन संचारित रोग पूछेगा तो सिफिलिस भी, एड्स भी, गोनोरिया भी, तीनों जो है जनन संचारित रोग है। इनमें से सभी हो जाएगा डी। पुष्प का बाहरी भाग क्या होता है? पुष्प का बाहरी भाग बाह्य दलपुंज होगा दोस्तों। ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में एंटीबॉडी बी होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। पादप वृद्धि हार्मोन क्या होता है? पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन होता है। हार्मोन स्त्रावित होता है अंतःस्त्रावी ग्रंथि से। ये हो जाएगा इसका आंसर। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। एंड्रोजम क्या है? एंड्रोजम जो है मेल हार्मोन है। मेल हार्मोन एंड्रोजन है। एंड्रोजन जो है मेल हार्मोन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मटर को अपने ग्रेगर मेंडल जो है, ग्रेगर मेंडल जी जो अपने प्रयोग के लिए मटर का उपयोग किए थे, ये भी याद रखेंगे। तो दोस्तों अब सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। कुल 5 सेट हम लोग लेके आए हैं जिसमें एक सेट में 80 क्वेश्चन है। तो 5 सेट में हम लोग का हो जाएगा 80 × 5 = 400 प्रश्न।
400 प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है, इसी में से आपका एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए सेट नंबर 2 शुरू करते हैं। 20 मिनट में एक सेट खत्म किए, अगले 20 मिनट में अगला सेट भी खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। क्वेश्चन संख्या 2, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 50 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस जो है अच्छी तरह का केंद्रित करेगा उसे बड़ा दिखाने में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है उत्तल दर्पण लगा होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण, और जो ग्लास में लगा रहता है, पीछे वाला ग्लास में, उसमें भी उत्तल दर्पण होता है। और दाढ़ी बनाने के लिए उत्तल हो जाएगा, दाढ़ी के लिए उत्तल हो जाएगा दोस्त, याद रखेंगे। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो इसका दोगुना हो जाएगा, समतल दर्पण में 4 गुने 8 हो जाएगा, 4 गुना 2 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। सी आंसर याद। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न क्या होता है? कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जिस चश्मे का प्रयोग करता है उसमें कौन सा? तो दूर दृष्टि जो है उत्तल लेंस, दूर दृष्टि को उत्तल लेंस लगाने से निवारण हो जाएगा। विद्युत आवेश की इकाई कूलम, और वोल्ट जो विभवांतर को काफी और बताए हैं, एम्पीयर जो विद्युत धारा का हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन या ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने किया था? तो यह नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, इसे भी याद रखेंगे। एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश से आवेशित किया जाता है। इस आवेशन में पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन निकल गए उनकी संख्या क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 गुने 10 के पावर -19 होता है, -19, इसे भी याद रखेंगे। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, 110 वोल्ट प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त कितना शक्ति होगा? तो इसके द्वारा जो है शक्ति 50 वाट होगा दोस्तों, इसे भी याद रखेंगे। देखिए सॉल्यूशन कर देंगे। 220 गुना 100, 110 गुना 100 बटा 220, 110 दूना का 220 हो जाएगा, 50 दूना का 100, 50 वाट शक्ति हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित होता है? तो इसका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है विद्युत जनित्र का सिद्धांत। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रतिक्रिया FbO प्लस C बराबर Feb प्लस C, तो क्या है? एक तरह का C एक अवकारक है, C जो है अवकारक है। निम्न धातु में कौन NaOH के विलयन से H2G देता है? तो दोस्तों एल्युमिनियम जो है NaOH के विलयन से H2G देगा। यदि विलयन का pH 13 है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है विलयन क्षारीय है, भास्मिक, प्रबल भास्मिक है। अगर 13 है pH मान तो प्रबल भास्मिक हो जाएगा। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या रहता है? तो P4। पीतल में रहता है पिताजी, याद रखेंगे दोस्तों ट्रिक से।
ट्रिक है पिताजी। पिताजी, पिता से तंबा और जी से जस्ता। पीतल में है तंबा और जस्ता होता है, तो तंबा कॉपर और जिंक, ऑप्शन बी हो जाएगा। धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होता है। चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? चुंबकीय अशुद्धि को चुंबकीय विधि से भी दूर किया जा सकता है। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व क्या है? कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व कार्बन है। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व जो है 18 वर्ग का सभी तत्व जो है अक्रिय तत्व हो जाते हैं। तो इसमें हीलियम जो है 18वें वर्ग में है। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, ट्रिक से हम लोग याद करते हैं। हीलियम, नियोन ये सब है, तो इसमें हीलियम दिया है तो हीलियम हो जाएगा। एल्कीन श्रेणी का कौन सा यौगिकों का समान सूत्र क्या है? एल्कीन श्रेणी का CnH2n प्लस CnH2n हो जाएगा। CnH2n एल्कीन का हो जाएगा। एल्काइन का +2। अपमार्जक बनाने का उपयोग होता है। अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है? अल्कोहल का। आवर्त सारणी के भाग, आवर्त सारणी के 7A के तत्व होते हैं। आवर्त सारणी के हैलोजन कहलाते हैं। 7A भाग 7A के तत्व हैलोजन। 17वां वर्ग 17वां वाला हैलोजन कहलाता है। 16वां वाला कैल्कोलेजन। 18वां अक्रिय तत्व हो जाता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, इसमें मिलता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, इनके आयन अधिक अम्लीय हो जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है त्याग कर देता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होता है कार्बोज में। अंडाणु निषेचित होता है। अंडानी जो है फैलेपियन नालिका से निषेचित होता है। श्वसन क्रिया में होता है। श्वसन क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की क्रिया किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन का दाब कितना होता है? तो 120/80। 120/80 होता है। रक्तचाप पूछेगा तो 80/120। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो जाता है? FCC अम्ल के कारण। कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाला द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इथिलीन जो है फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 2 4 4 हो जाएगी। जो अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को संयोजकता बोलते हैं। एड्स का प्रमुख कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क हो जाएगा, ऑप्शन ए। असुरक्षित जो है यौन संपर्क। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? तो ये जो समजात अंग के उदाहरण है, इसे भी याद रखेंगे। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य संरचना परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंग को क्या कहते हैं? ऐसे अंग को समजात अंग कहते हैं। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण क्या है? कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण बगीचा तथा खेत है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला। प्रकृति में सूर्य हो जाएगा। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य। वनों के संरक्षण के निम्न में से किन प्रक्रिया को नियंत्रित करने की आवश्यकता से पेड़ों की अनाधुन कटाई के अतिचारण खनन, इनमें से सभी जो है नियंत्रित करने की आवश्यकता है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण, अजैव कारक। जैव निम्नीकरण हो जाएगा इसका उत्तर। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित। अमीटर निम्न से किसे मापता है? अमीटर जो है धारा को मापता है। आवेश को कूलम्ब हो जाएगा। विभव के विभवांतर और विद्युत शक्ति को वाट हो जाएगा। वाट। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा यानी कि बिजली को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर हो जाएगा। जनरेटर तो यांत्रिक से
यांत्रिक से विद्युत में, विद्युत मोटर जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, विद्युत मोटर हो जाएगा दोस्तों। विद्युत मोटर लाइन से चलता है और यांत्रिक ऊर्जा देता है। प्लाज्मा मीडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो बहुखंडन द्वारा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस द्वारा हटाया? निकट, अवतल लेंस, दूर, उत्तल लेंस, याद रखेंगे। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु पौधे का उपयोग किया था? मटर के पौधा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो बहुदिशीय दिशा में। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत जो है पाया जाता है वायुमंडलीय की ऊपरी सतह में। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसे याद रखेंगे, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किस दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में जो है सबसे बड़ा प्रतिबिंब अवतल में बनेगा। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण हो जाएगा। समतल और उत्तल, समतल और उत्तल में जो है केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, समतल उत्तल दोनों में। मोटर चालक के सामने साइड मिरर में क्या लगा रहता है? तो और साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा रहता है, और ड्राइवर के सामने वाला शीशा में भी उत्तल दर्पण लगा होता है। इसे भी याद रखेंगे दोस्तों। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? दोस्तों गोलीय दर्पण का द्वारा। दोस्तों आपका एग्जाम 1 से 2 दिन बाद है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देख लेंगे और 1 से 2 बार जरूर देखेंगे, ताकि आपको पूरे प्रश्नों का रिवीजन हो पाए और अच्छी तरह से एग्जाम में टिक मार पाए बहुत कम समय में। तो चलिए 57 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका? विद्युत चुम्बकीय तरंग का। गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता ए बराबर r/2 हो जाएगा, ए बराबर r/2। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल में केवल आभासी और बराबर बनता है, केवल आभासी और बराबर। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण का, इसे भी याद रखेंगे। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस बीम की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़ी हो जाए आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है? संभवतः दर्पण समतल या उत्तल में हमेशा सीधा और आभासी बनेगा। आभासी के साथ सीधा तो हमेशा रहता है, आभासी और सीधा समतल और उत्तल में बनेगा। दोस्तों इसे याद रखेंगे। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बीम से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति जो है बना आभासी मिल रहा है, तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए। इसे आप लोग याद रखेंगे, अवतल दर्पण है। यदि बीम का प्रतिबिंब आवर्धन धनात्मक हो तो बीम की प्रकृति क्या होगी? काल्पनिक और सीधा। अगर पॉजिटिव धनात्मक आवर्धन हो तो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब मिलेगा। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। निम्न में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी त्रिज्या 32 r बराबर 32, तो ए बराबर हो जाएगा r/2 16। उत्तल दर्पण की 16। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, प्लस फोकस दूरी उत्तल की +16 हो जाएगा।
परावर्तन के नियम निर्धारित होती है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन ए हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनेगा। संयुग्मी फोकस केवल संभव है अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण में सदैव सीधा और आभासी बनता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। ध्रुव और फोकस के बीच सदैव बनेगा। ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा तो हमेशा सीधा और आभासी बनेगा। किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु उसका ध्रुव कहलाता है, पोल। किसी दर्पण का मध्य बिंदु उसका ध्रुव कहलाता है। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है, तो r बराबर 2f। तिहत्तर नंबर क्वेश्चन दोस्तों। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है, तो इसका संबंध हो जाएगा r बराबर अनंत हो जाएगा। समतल दर्पण में हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण अवतल दर्पण? अभी देखें। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है? m बराबर 1 होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन मात्रकहीन होता है, इसका मात्रक नहीं होता है, याद रखेंगे। होता है, मात्रकहीन आवर्धन होता है। गाड़ी के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग होता है? गाड़ी के अग्रदीप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, इसे याद रखेंगे। दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है। दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां पोल से मापी जाती है, ध्रुव से। ध्रुव दर्पण के प्रयोग में गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है उसे उत्तल दर्पण। किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? किसी दर्पण का मध्य बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। चलिए दोस्तों, सेट नंबर 2 भी कंप्लीट